नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराए गए असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न पत्र सोशियोलॉजी प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस पेपर में संभावित जो भी उत्तर होगा उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। संभवतः ये 1-2 क्वेश्चन के हेर फेर के अलावा आयोग यही आंसर जारी करेगा और लास्ट में इस पे चर्चा करेंगे कि क्या मेरिट जाने की संभावना बनती है, क्योंकि इस बार का पेपर बहुत हार्ड भी नहीं था और बहुत इजी भी नहीं था, मीडियम लेवल का पेपर था। तो देखते हैं कि क्या स्कोर रहने वाला है इस बार के असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो आज पहला प्रश्न है इस पेपर का, जो पेपर मेरे पास है। मेल कराना है सूची 1 को सूची 2 के साथ मेल कराना है। W.A. रस्टो, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ए नॉन कम्यूनिटिव मैनिफेस्टो। योगेन सिंह, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन। पीटर एल बर्जर, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। उल्रिच बेक, रिस्क सोसाइटी। दोस्तों, और उल्रिच बेक की रिस्क सोसाइटी पुस्तक है। पीटर बर्जर की द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन योगेन सिंह की पुस्तक है। रोस्टो के बारे में बात करेंगे तो ये द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक जो है W. रोस्टो का है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें जो है 1, 2, 3, 4 ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में किसने फॉसिफाइबिलिटी शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों, ये एकदम नया क्वेश्चन है। अब ये आयोग ही इसके बारे में आंसर बता सकता है। इसको बहुत जांच पड़ताल करने के बाद भी इसका जवाब नहीं मिला। तो कुछ लोग इसका जवाब जो बता रहे हैं वो कार्ल पार्पर होगा, पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। संभवतः क्योंकि ये इसका जवाब ही मिला नहीं है, तो इसको डाउट में आप लोग रखिएगा। 1 या 2 क्वेश्चन डाउट में है, तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये है जो आप लोग डाउट में रखिएगा। इसका आयोग के जो आंसर मानेगा उसी को मानिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मत है कि आधुनिकता एक जोखिम संस्कृति है। जोखिम समाज की बात होती थी, यह उल्रिच बेक का हो जाता, जबकि आधुनिकता एक जोखिम संस्कृति की बात करता है। तो यह जो है एंथोनी गिडेंस की अवधारणा है। आधुनिकता के संदर्भ में एंथोनी गिडेंस ने बताया था कि यह एक जोखिम संस्कृति है। तो इस प्रकार से डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि देव निदर्शन की प्रविधि नहीं है। तो विकल्प में है लॉटरी विधि, स्नोबॉल निदर्शन, फीसर और एड्स तालिका का उपयोग, टिप्पट तालिका का उपयोग। तो दोस्तों, देव निदर्शन पद्धति जो है स्नोबॉल सैंपलिंग नहीं है। मैंने इसको कई बार पेपर में इसको सॉल्व कराया है, स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है। जबकि अगर देव निदर्शन की बात करें तो लॉटरी विधि भी देव निदर्शन विधि होती है। तालिका बना करके उसमें से फीसर एड्स करके निकाला जाता है, ये भी लॉटरी विधि है। और टिप्पट विधि भी क्या है, देव निदर्शन विधि है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसमें। और संभवतः ये आयोग के ही आंसर समझिए दोस्तों। जिस पे हमको डाउट रहेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये आयोग इसका आंसर चेंज कर सकता है। बाकी सभी क्वेश्चन के लगभग आंसर कंफर्म है कि आयोग यही आंसर देगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रमुखतया विभेदक पैमाने के मापक से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, प्रमुखतः विभेदक पैमाना एकदम कंफर्म नहीं है दोस्तों।
आयोग इसके लिए भी आंसर चेंज कर सकता है, पर यह संभावना है कि यह थर्स्टन वेवलिन की जो है अवधारणा है। थर्स्टन वेवलिन ने विभेदक पैमाने का मापन से जुड़े हुए हैं, तो ये इस प्रकार से ए विकल्प सही हो जाएगा। श्योर नहीं है दोस्तों इसमें। अगला प्रश्न है 1987 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर को किस अन्य प्रचलित रिपोर्ट में जाना जाता है? आवर कॉमन फ्यूचर जिस रिपोर्ट में आया था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वह जो है ब्रंटलैंड रिपोर्ट, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 87 में जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई थी वह ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से आई थी, तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसने भारतीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हुए जाति की सूचिता के आधार पर विश्लेषण किया है? सूचिता और प्रदूषण की बात जो है ड्यूमा महोदय करते हैं, तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने लोक नगर सातत्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो इसको भी कई बार सॉल्व कराया हूँ दोस्तों, ये रॉबर्ट फील्ड महोदय हो जाएंगे, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द लिमिट्स टू ग्रोथ किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो दोस्तों यह पुस्तक का प्रकाशन क्लब ऑफ रोम द्वारा किया गया था, तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लब ऑफ रोम 1972 में यह पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है लुईस वर्थ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरवाद की विशेषता नहीं है? विशेषता कौन सी नगरवाद की नहीं है पूछा है। लुईस वर्थ ने नगरवाद की कई विशेषताओं को बताया है, उसमें से उन्होंने बताया था कि नगर क्षणभंगुर होते हैं, इसमें अपरिचितता देखने को मिलती है, इसमें सतहीपन पाया जाता है, पर धार्मिकता नहीं देखने को मिलती है, तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संरचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है? ध्यान रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में इंग्लिश वाला वर्जन में जो है स्ट्रक्चरेशन दिया हुआ है, तो स्ट्रक्चरेशन की अवधारणा जो है, जबकि यहाँ संरचनात्मक सिद्धांत दिया हुआ है, इसके आधार पर देखेंगे तो लेवी स्ट्रास होंगे, पर स्ट्रक्चरेशन की बात जो है एंथनी गिडिंस महोदय ने किया है, तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जबकि इस बुकलेट के फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है कि यदि हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चनों में कोई विभेद उत्पन्न होता है तो इंग्लिश का माना जाएगा, तो इंग्लिश में जो है स्ट्रक्चरेशन जो दिया हुआ है यह गिडिंस महोदय ने दिया है, तो आयोग इसी डी विकल्प को ही सही मानेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नीचे दिए गए ए को कथन तथा दूसरे आर का तर्क कहा गया है, तो फिर पता करना है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। तो दोस्तों सामाजिक अनुसंधान सिद्धांत के परीक्षण एवं चुनौतियों के संबंध में अध्ययन से संबंधित हैं, ये बात सत्य है। अभी मैंने पिछले बार जब रिसर्च का पेपर सॉल्व करा रहे थे मैंने आपको बताया था कि शोध जो है नवीन ज्ञान की प्राप्ति या पुराने ज्ञान को सत्यापन के लिए किया जाता है, तो ये है। और उसके साथ तर्क क्या है? यह नवीन प्रमाणों के प्रकाश में उसमें संशोधन करता है। यह बात भी सत्य है कि इसमें जो नवीन ज्ञान के आधार पे जो पहले से सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं उसमें संशोधन भी किया जाता है, तो इस प्रकार से दोनों विकल्प सही हैं और व्याख्या भी हो रहा है, तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है किसने तर्क दिया कि राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य, चलिए दोस्तों, किसने तर्क दिया कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य सभी आधुनिक सभ्यता के उत्पादक हैं जिसका उदय औद्योगिक क्रांति में निहित है?
तो यह जो है अर्नेस्ट गेलनर महोदय ने कहा था। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुई डूमा ने भारतीय समाज के सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण को किस उपागम द्वारा प्रतिपादित किया था? किस उपागम का प्रयोग लुई डूमा ने किया है भारतीय समाज के अध्ययन के लिए? तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, डूमा का उपागम जो था वह संरचनात्मक, संज्ञानात्मक, ऐतिहासिक था। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गांव का अध्ययन एस.सी. दुबे, एकदम सरल प्रश्न है दोस्तों, इसको कई बार सॉल्व कराया हूँ मैं। तो एस.सी. दुबे ने समीर पेट गांव का अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही, बी विकल्प सही हो जाएगा। समीर पेट गांव का अध्ययन एस.सी. दुबे ने किया है। अगला प्रश्न है, कौन समाजशास्त्री सत्ता अथवा प्राधिकार को वर्ग की निर्धारण मानता है? वर्ग के निर्धारण के लिए सत्ता या प्राधिकार की बात जो है राल्फ डेहरनडॉर्फ महोदय ने किया है। तो इस प्रकार से डी सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राल्फ डेहरनडॉर्फ महोदय ने वर्ग के निर्धारण में सत्ता को महत्वपूर्ण माना है। अगला प्रश्न है, किसने तर्क दिया कि समाज कई इकाइयों द्वारा बना है जिसे अनिवार्य रूप से समन्वित संघ कहा जाता है? दोस्तों आप लोग यहाँ समझिएगा, इंग्लिश में दिया है इम्परेटिवली कोऑर्डिनेशन एसोसिएशन, जिसको कहते हैं ICA। ICA की बात जो है राल्फ डेहरनडॉर्फ महोदय करते हैं। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि राल्फ डेहरनडॉर्फ महोदय ने ICA समन्वित संघ की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने आधिपत्यपूर्ण पुरुषत्व एवं सशक्त नारीत्व की बात कही है? तो दोस्तों यह भी एक नया प्रश्न है, किंतु यह जो है आर कोनेल ने किया है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आर कोनेल। अगला प्रश्न है, जान पियाजे सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिकरण के संदर्भ में इस अवधारणा को दिया था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। पूर्व संचालन चरण, ठोस संचालन चरण, संवेदी मोटर चरण, औपचारिक परिचालन चरण। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले संवेदी चरण की बात किया है, एक हो गया। उसके बाद पूर्व संचालित चरण 2 हो गया। उसके बाद 3 हो जाएगा ये, और चौथे नंबर पे आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4 की बात करते हैं। देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। 3 1 2 4 सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया स्टडीज़ इन ए दिल्ली विलेज 1958 के लेखक कौन है? यह पुस्तक 1958 में आई थी। किसने लिखा हुआ है? तो यह पुस्तक जो है ऑस्कर लेविस महोदय ने लिखा हुआ है। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा हुआ दोस्तों। तो इस प्रकार से ये डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेलविन ट्यूमिन ने सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में कौन सी विशेषता का जिक्र नहीं किया है? सामाजिक स्तर की विशेषताओं के बारे में ट्यूमिन ने कई बातें कही हैं। तो उसमें से पूछ रहा कौन सा बात उन्होंने नहीं कहा है। दोस्तों इसमें अनुरूपता की बात करते हैं। ये बताएं कि स्तरीकरण प्राचीन होता है, यह सर्वव्यापक होता है, वो दूरगामी परिणाम की बात नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
GH मीड के अनुसार कृत्य के चरण का निम्नलिखित में से अनुक्रम है। GH मीड मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्री ये भी थे। तो इन्होंने सामाजिकरण के संदर्भ में इसकी बात करते हैं कि बच्चे का सामाजिकरण किस अवस्था में कैसे होता है। तो इन्होंने सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि अनुभूति होती है, फिर आवेग होता है, फिर हेर फेर करने लगता है बच्चा, तीसरे नंबर पे ये होगा, और उसके बाद फिर खपत होती है। ये 4। तो 3, 2, 1, 4 की बात करते हैं। 3, 2, 1, 4। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न है, कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। तो चक्रीय सिद्धांत की बात करेंगे तो विल्फ्रेड पेरेटो ने चक्रीय सिद्धांत की बात किया हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा नगरीय समाजशास्त्री शिकागो स्कूल के अंतर्गत नहीं आता। तो देखते हैं सबसे पहले कौन, पार्क वेमबर्गेस आते हैं, पार्क भी आते हैं, लुइस विर्थ भी आते हैं। तो इसका मतलब डारेन मेसी नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डारेन मेसी जो है शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ड रिवॉल्यूशन इन फैमिली पैटर्न 1963 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों यह पुस्तक जो है विलियम जे गुडे की है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वर्ड रिवॉल्यूशन इन फैमिली पैटर्न पुस्तक विलियम जे गुडे। अगला प्रश्न है, विज्ञान अवलोकन से शुरू होता है और इसे अपनी अंतिम सत्यता के लिए पुनः अवलोकन पर वापस आना पड़ता है। निम्नलिखित में से किसने कहा है। तो यह कोटेशन जो है विलियम गुडे एवं हार्ट की है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे कथन दिए गए हैं, कोट लगाना है कथन कारण के संदर्भ में। कार्ल मार्क्स के विचार इतिहास के भौतिकवादी धारणा में निहित से, यह बात सही है। उन्होंने भौतिकवादी व्याख्या, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की है। अगला कथन है, दूसरा कथन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार मनुष्य के विचार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत हैं। यह कोटेशन गलत है। विचार को महत्वपूर्ण कांट ने नहीं, जबकि यह जो किसने, हीगल ने विचार को महत्वपूर्ण माना था। तो इसको भी मैंने कई बार सॉल्व कराया हुआ है। इसको डिटेल से जब मैं पढ़ा रहा था तो भी मैंने बताया है कि विचार को महत्वपूर्ण हीगल मानते हैं और कार्ल मार्क्स महोदय जो है इसकी खंडन करते हैं और वो भौतिकवादी व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार से ए सही हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, इस बार आयोग ने किसी सीरीज को नहीं बनाया हुआ है। सभी प्रश्नों में भी इन्होंने ऑप्शन को भी चेंज रखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन को भी ऊपर नीचे करके रखा हुआ है। तो आप अपने बुकलेट में मिलाते समय मिला लीजिएगा कि इसमें क्या आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनजातियों की संख्या 8.5% है। तो इस प्रकार 121 करोड़ जनसंख्या थी। तो इस प्रकार 8.5% अगर निकालेंगे आप लोग थोड़ा सा, तो इस प्रकार डी ऑप्शन हो जाएगा। 104.5 मिलियन लोग जो हैं जनजातियां भारत में रहती हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समझाया कि विभिन्न विशिष्ट प्रकार के परिवार केंद्रित क्षेत्रों में बसने की प्रवृत्ति है।
सेकेंडरी सिद्धांत, परिवार का सेकेंडरी सिद्धांत किसने दिया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह दोनों विद्वानों का आता है, पार्क एवं बर्गेस का। भी आयोग के ऊपर निर्भर करता है किस आंसर को वह सही मानता है, बर्गेस को सही मानता है या पार्क को सही मानता है, क्योंकि यह जो है दोनों विद्वानों के नाम से आता है, तो ये दोनों विकल्प सही हो सकता है। या आयोग के ऊपर निर्भर करता है, ये पार्क को मानता है कि बर्गेस को मानता है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, ये एकदम नया प्रश्न है। कू क्लस क्लान एक उदाहरण है। ये इसी नाम से एक फिल्म भी आई है दोस्तों, कू क्लस क्लान एक फिल्म आई है। ये जो है सामाजिक प्रतिरोध को जताने के लिए लोगों का संगठित प्रयास है। तो इसके ये जो है प्रतिरोध आंदोलन है। संगठित रूप से कुछ लोग अपने हक के लिए प्रतिरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये कई बार मैंने पेपर में भी सॉल्व कराया था। सहसंबंध गुणांक से जुड़े हैं। सहसंबंध गुणांक से कौन जुड़े हुए हैं? तो कार्ल पियर्सन महोदय जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने आधुनिक जनसंचार को अति वास्तविकता के साथ जोड़ा है? अति वास्तविकता के साथ किसने जोड़ा है जनसंचार को? तो आप लोगों को बता दें, यह जो है जी बॉडीलार्ड महोदय ने जोड़ा है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, इसको भी मैंने कई बार सॉल्व कराया हुआ है। इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैच द कॉलम कराना है। तो सी राइट मिल्स जो हैं, व्हाट कलर, एक ही विकल्प मिलाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। वाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लास जो है, सी राइट मिल्स का है। तो ए का 3 और 1 का 3 विकल्प सिर्फ डी विकल्प में है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग मिला लेंगे तो बी का बी दूसरा हो जाएगा। निस्बत जो है ये सोशलॉजिकल ट्रेडिशन है। और डेरन डार्ब जो है एसेस इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी 4 हो जाएगा। 3, 2, 1, 4। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934 पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है कार्ल पार्पर की है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही है। कार्ल पार्पर महोदय ने लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से एक को ए तथा दूसरे को आर कहा है और कथन कारक तर्क व्याख्या करना है दोस्तों। तो संपूर्ण दक्षिण भारत मातृवंशी नहीं है, ये बात सही है। कुछ जातियां, कुछ समाज जो है मातृवंशी है, कुछ समाज वहाँ पे पितृवंशी हैं। तो इस प्रकार से सभी मातृवंशी नहीं है। दूसरा है, नंबूदिरी का संयुक्त परिवार इल्लम तथा नायरों का संयुक्त परिवार समरूप है। तो दोनों का संयुक्त परिवार में बहुत ढेर सारे अंतर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ए सही, आर गलत है। तो इस प्रकार से ए सही, आर गलत है। तो ये सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार धर्म हृदय विहीन दुनिया का हृदय है? हृदय विहीन दुनिया का हृदय है। धर्म के संदर्भ में ऐसी बात जो है कार्ल मार्क्स महोदय ने कहा है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द पीपल चॉइस नामक लेखक जिसको पॉल एस लेजरफील्ड एवं अन्य ने किया है, किस अनुसंधान का उदाहरण है? तो दोस्तों, ये अमेरिका के चुनावों को लेकर के कि कैसे चुनाव वहाँ पे परिवर्तित होते हैं। तो
इसका अध्ययन है, तो ये संभवतः कंफर्म नहीं है, आयोग इसी पे जाएगा। ये प्रयोगात्मक हो सकता है, पर ये जो है क्योंकि ये पूरे अमेरिका की बात करते हैं, तो ये संभव केवल सर्वेक्षणात्मक अनुसंधान के द्वारा ही संभव है। तो ये डी विकल्प हो सकता है, पर ये डाउट में ही है, ये कंफर्म नहीं है। इसको आयोग ही बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत खोजने के बाद भी ये हमको इसका आंसर नहीं मिला, तो इसलिए मैं उसको डाउट में ही रखता हूँ। पर संभावना ये है कि क्योंकि एक पूरे अमेरिका के क्षेत्रों का अध्ययन करके इसको दिया गया है, तो यह केवल सर्वेक्षण विधि के माध्यम से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द कमिंग ऑफ द देवी आदिवासी एसर्शन इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक को लिखा है? तो कमिंग ऑफ देवी आंदोलन का बात एक ही व्यक्ति करते हैं, वो हैं डेविड हार्डीमैन करते हैं। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बताया कि किस प्रकार शहर उनके निवासियों के मानसिक जीवन का आकार देते हैं? तो यह दोस्तों, शहर उनके निवासियों को मानसिक आकार देते हैं, ये जॉर्ज सीमेल महोदय ने कहा है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरों के मध्य एक संबंध में एक असत्यापित कथन को कहा जाता है। तो यह असत्यापित कथन जो होता है वो परिकल्पना होती है, जिसको प्राकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं। तो यह सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको मैंने कई बार कराया है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसने माना कि ऐसी स्थितियां जिन्हें वास्तविक रूप में परिभाषित किया गया है वे अपने परिणामों में वास्तविक हैं? तो यह जो है W.I. थॉमस और D. थॉमस महोदय ने कहा है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बंधुआ मजदूरी प्रणाली का उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है 1976 ईस्वी में पारित हुआ था। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता में प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, किसने कहा है? तो यह जो है वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता एवं प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, यह W. ग्रीन महोदय ने कहा है। तो ये ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियरे बोर्दियो ने किस पहलू के समाजशास्त्री विश्लेषण द्वारा हैबिट्स की अवधारणा को विकसित किया था? तो दोस्तों, यह हैबिट्स की बात जो है पियरे बोर्दियो जो है एशिया के खान पान की बात को, आदतों को लेकर के उन्होंने किया था। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा कक्षा व्यवहार को रिकॉर्डिंग को निम्नलिखित में से किस प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो दोस्तों, शिक्षक जो मनोवैज्ञानिक शिक्षक होते हैं वो कक्षा के व्यवहार का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो देखिए ये निर्जातीय अवलोकन तो नहीं होगा और यह गैर विश्वसनीय अवलोकन भी नहीं होगा। तो यह बचता है संरचित अवलोकन, असंरचित अवलोकन। तो ये मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, ये आयोग, अब ये डिपेंड करता है आयोग इसका क्या आंसर देता है। यह गैर संरचित अवलोकन होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सी है। फिर भी ये डाउट में रखिएगा, ये आयोग बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, द्विव्यवस्था नारीवादी सिद्धांत निम्न में से किन सिद्धांतों का समन्वय है? तो दोस्तों, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि द्विव्यवस्था, दो व्यवस्थाएं, यहाँ पे देखिएगा उदारवादी और उग्रवादी व्यवस्थाएं हैं, और उग्रवादी व्यवस्थाओं को मार्क्सवादी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो ये जो है
संभावना है या तो ए विकल्प सही होगा या सी होगा। ये उदारवादी और उग्रवादी ही होता है। स्त्रीवादी सिद्धांत, उदारवादी और उग्रवादी स्त्रीवादी सिद्धांत, यही द्विव्यवस्था है। इसको कहीं कहीं पे उग्रवादी को मार्क्सवादी भी लिखा जाता है। तो ए विकल्प भी सही हो सकता है, या हो सकता है आयोग दोनों आंसर को सही मान ले। ये आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न है कथन और कारण पे संबंधित है। पंजाब में हरित क्रांति के कारण कई पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ये बात सही है कि हरित क्रांति के वजह से पंजाब में कई पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जैसे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी, भूमि, जल का अधिक दोहन हो रहा है। कीटनाशकों और रासायनिक खादों का अधिक उपयोग के फलस्वरूप ये सुविधाएं हुई हैं। तो ये मतलब दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिक संस्कृति और वस्तुनिष्ठ संस्कृति के मध्य निम्नलिखित में से किसने विभेद किया है? तो दोस्तों, वैयक्तिक संस्कृति और वस्तुनिष्ठ संस्कृति के मध्य विभेद जो है जॉर्ज सीमेल महोदय ने किया है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वैयक्तिक संस्कृति और वस्तुनिष्ठ संस्कृति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्टिव कल्चर एंड ऑब्जेक्टिव कल्चर, इसकी बात जो है जॉर्ज सीमेल करते हैं। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसको मैंने कई बार व्याख्या भी कराया है दोस्तों। इस प्रश्न का पुस्तक है न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, 1976 ईस्वी में ये पुस्तक आई थी। किसने लिखा है? तो आप लोगों को बता दें, यह पुस्तक एंथनी गिडेंस महोदय की है। आप लोगों को मैंने इसके बारे में बताया था। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इमाइल दुर्खीम की है। न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड यह एंथोनी गिडेंस महोदय की है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रारंभिक सामान्यीकरण जिसकी परीक्षा अभी बाकी है उसे कहा जाता है। तो यह जो है हाइपोथेसिस जिसकी परीक्षण अभी बाकी है, सामान्य निष्कर्ष जिसका परीक्षण अभी बाकी है, वो हाइपोथेसिस होता है। इसको कई बार मैंने सॉल्व कराया है दोस्तों। तो ये प्रश्न भी आए हुए हैं। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अपराध के चिन्हीकरण परिप्रेक्ष्य से कौन जुड़ा है? चिन्हीकरण यानी लेबलिंग थ्योरी, इंग्लिश में है लेबलिंग थ्योरी। तो लेबलिंग थ्योरी की बात जो है हार्वर्ड बेकर महोदय करते हैं। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने परिवर्तन के सिद्धांत में पेट्रिम सोरोकिन ने समाज के किन अवस्थाओं की चर्चा की है? समाज की किन अवस्थाओं की चर्चा की है? कल्पनात्मक, सुव्यवस्थित, इंद्रिय, आदर्शवादी। इंग्लिश में है आइडियशनल, सिस्टमैटिक, सनसेट या फिर आइडलिज्म। तो दोस्तों, आइडलिज्म की बात जो है पार्सन्स का सोरोकिन करते हैं, सनसेट की बात सोरोकिन करते हैं और आइडियशनल की बात करते हैं, जबकि सिस्टमैटिक संस्कृति की बात नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसकी बात जो है सोरोकिन ने नहीं किया हुआ है। अगला प्रश्न है, किसने भारत और मैक्सिको की कृषक जनजातियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है? तो दोस्तों, भारत और मैक्सिको के बारे में अध्ययन जो है ऑस्कर लुइस महोदय भी करते हैं और रेडफील्ड महोदय भी करते हैं। जबकि कृषक जनजातियों की, यहाँ पे कृषक संस्कृति की बात करेंगे तो कृषक संस्कृति का अध्ययन जो है रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने किया है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने अपने सैद्धांतिक ढांचे में विश्व व्यवस्था की अवधारणा का उपयोग एक औपचारिक विश्लेषण इकाई के रूप में किया है? विश्व व्यवस्था सिद्धांत दोस्तों, जैसे ही देखिए तो यह क्वेश्चन साफ साफ नज़र आ रहा है कि यह एमुअल वालरस्टाइन महोदय की पुस्तक की बात कर रहा है। तो ये डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तरीकरण व्यवस्था में डब्ल्यू लॉयड वार्नर
तथा अन्य द्वारा यांकी-सिटी उपागम का दृष्टांत है। तो यह दृष्टांत जो है प्रतिष्ठा मूलक उपागम का उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉर्ड वार्नर ने यांकी-सिटी का अध्ययन प्रतिष्ठा मूलक विधि से किया है। एक सर्वेक्षण में विश्लेषण की अनुसंधान इकाई को घरों, जातियों, शहरों, यहाँ तक कि समाजों को रूप में भी लिया जाता है। विश्लेषण की इस इकाई को कहा जाता है। तो विश्लेषण की एक इकाई को जो है एलिमेंट्स कहा जाता है। इंग्लिश देखिएगा दोस्तों, एलिमेंट्स लिखा हुआ है, जिसको तत्व कहते हैं। ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हमने कुछ लोगों से सुना था कि इसको नमूना कहते हैं, तो दोस्तों उसको सैम्पलिंग कहते हैं। तो सैम्पलिंग नमूना जो है इसको नहीं कहा जाता। इसमें से कुछ लोगों का चुनाव करना क्या कहलाता है, वो सैम्पलिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से ए विकल्प सही होगा। आयोग इसको ए ही आंसर मानेगा, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किसने 3 आंदोलनों में मामलों की जांच अपने कार्य द पावर ऑफ आइडेंटिटी में किसने किया है? तो यह जो है सॉरी दोस्तों, यह मैनुअल केसेस महोदय ने किया है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जात की परिभाषा में बोगले ने किस प्रवृत्ति पर बल दिया है? तो दोस्तों इन्होंने पदानुक्रम बल नहीं दिया है। सर दोस्तों इन्होंने दिया है बल नहीं दिया है, मतलब इसमें से 3 विकल्प को उन्होंने माना है, एक को नहीं माना है। तो इन्होंने पदानुक्रम की बात किया है, प्रतिकर्षण की भी बात करते हैं, वंशानुगत विशेषता की बात करते हैं, शोषण की बात नहीं करते हैं कि जातियां शोषण करती हैं। तो ये बात जो है बोंगल महोदय ने नहीं किया है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिकता को परिभाषित करने के लिए गिडेंस ने किन मूल संस्थाओं की बात नहीं की है? तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, गिडेंस ने आधुनिकता की परिभाषित करते समय उन्होंने बताया था सैन्य शक्ति, उद्योगवाद, पूंजीवाद और राष्ट्र राज्य की बात करते हैं, वो समाजवाद की बात नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राष्ट्र समाजवाद की बात न करके वो राष्ट्र राज्य की बात करते हैं। लिंग भूमिका के संदर्भ में ह्यूमन बायोग्रामर की अवधारणा किसने प्रयोग की है? तो दोस्तों ये नया प्रश्न है, फिर भी खोजने पे ये मिला हमको। ये इसके विकल्प में होगा लियोन टाइगर एवं रॉबिन फॉक्स महोदय ने कहा है। तो ये जो है बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघर्ष सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो संघर्ष सिद्धांत मुख्य रूप से वर्ग संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपराध सभी स्वस्थ समाज का अभिन्न अंग है, निम्न में से यह मत किसने कहा है? तो अपराध सभी स्वस्थ समाज का अभिन्न अंग है, यह जो है दुर्खिम महोदय ने कहा था। इन्होंने कहा कि सभी समाजों में अपराध पाया जाता है, अपराध की वजह से ही कानूनों का निर्माण होता है और जिससे क्या होता है, संगठन आता है। तो ये इमाल दुर्खिम महोदय ने कहा है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नील स्मेल्सर को सामाजिक आंदोलन के किस सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को जब भी पता चले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे अनुसार इसका बी विकल्प क्या हो जाना चाहिए, प्रतीकात्मक अस्वीकृति जो है ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, पर इसको आयोग पे हम छोड़ते हैं, आयोग इसका क्या मानता है।
मेरे हिसाब से इसका बी विकल्प क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C की स्थापना दिल्ली में किस वर्ष हुई थी? तो यह 2018 में हुआ था। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1918 में दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने आधुनिकता को एक अधूरा प्रोजेक्ट कहा है? तो आधुनिकता का अधूरा प्रोजेक्ट जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, हैबरमास महोदय ने कहा था। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द फील्ड्स एंड मेथड ऑफ सोशियोलॉजी, यह पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक जो है एल बर्नार्ड एवं अन्य की है। तो इस प्रकार से डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, एल बर्नार्ड एवं अन्य। अगला है, किसने कहा कि मेगा सिटीज़ जहां वे स्थित होते हैं उन देशों के लिए चुंबक की तरह कार्य करते हैं? तो यह जो है मेगा सिटीज़ के संदर्भ में उन्होंने शशिकिया ससेन महोदय ने कहा है। तो ये ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न ये है, रिपीटेड प्रश्न है, किसने डी स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी की वकालत की है? तो डी स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी जो है इवान इलिच महोदय ने किया है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समूहों के एक संयुज्म, द्विसंयुज्म और त्रिक में वर्गीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो आकार के आधार पे एक, द्वितीय और त्रिक में जो है जॉर्ज सीमेल ने समूहों का विभाजन किया है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्यूरोक्रेसी एंड इनोवेशन 1965 पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक जो है विक्टर ए थॉमसन की है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, लास्ट प्रश्न था ये, 100 प्रश्न पूरे हो गए दोस्तों। इसमें 3 प्रश्न जो हैं डाउटफुल वाले हैं, जिसको आयोग ही सही मानेगा जो भी होगा। यदि आप लोगों को इसका उत्तर पता चलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं फिर उसमें संशोधन कर दूंगा। और इसके आंसर हमें भी पता होंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। यदि आप लोगों को इस क्वेश्चन में कुछ डाउट भी हों तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों ने देखा इस वीडियो को, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें जो है जीएस पे निर्भर करेगा। जीएस भी इस तरीके का पेपर आया था कि न बहुत टफ था न बहुत इजी है, वो मीडियम टाइप के वो भी प्रश्न थे। तो इसमें मेरिट जाने की संभावना है दोस्तों लगभग 65 से 70 के प्लस ही रहेगी, उसके नीचे नहीं आएगी। 65 से नीचे आने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है, 65 प्लस रहेगी, 70 प्लस भी हो सकती है दोस्तों। जैसा आप लोग अपना आंसर के मिलाने के बाद कमेंट कीजिएगा क्या है, तो उसके आधार पे हम फिर एक बार बताएंगे कि क्या मेरिट जाने की संभावनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।